प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अब तक आप लोगों को भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं। भारत का भूगोल ने जो है कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आप जो है भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी को विधिवत आप जो है पढ़ सकते हैं। हमारे प्ले लिस्ट में पढ़ा हुआ है। आप लोग अब तक अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उसको देखिए कि हमने कितना बेहतरीन ढंग से चीजों को बताने का प्रयास किया है। और हमने ये प्रयास किया है कि आप उन चीजों को समझें जो एक परीक्षा के लिए या एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो उसमें बातें बताई गई हैं, लिखाई गई है। आप लोग स्वयं नोट्स भी बनाए हैं कुछ लोग, ठीक है। ये चीजें जो है वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो मित्रों, हम जो है अब प्रयास करेंगे कि एक अब नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने का। तो हम लोग जो है इतिहास इतिहास पढ़ेंगे, वो भी भारत का इतिहास पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में हम लोग जो है सबसे पहले परीक्षाओं की दृष्टि से देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा खंड है। वैसे भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में तो एक तो आपका प्राचीन काल का इतिहास हो जाएगा, प्राचीन इतिहास जिसे आप एशियन हिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मेडिवल हिस्ट्री आता है यानी कि मध्यकालीन इतिहास। लास्ट में फिर आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को हम जो है दो चरणों में, दो खंडों में विभक्त कर देते हैं। एक तो हो जाता है हमारा आधुनिक इतिहास, इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। तो एक तो आधुनिक इतिहास हो जाएगा, इसके बाद जो है हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ये हुआ कि हम जो है कांग्रेस की स्थापना, यानी कि आप देखेंगे कि दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के बाद का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा वो वाला टॉपिक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आ जाएगा। जो आंदोलन हुए थे उसके अंतर्गत हम उसको शामिल कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम जो है यानी कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। तो उसकी स्थापना से अब आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप देखेंगे कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य कायम है। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम सशक्त बादशाह होता है वो आपका है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल शासक ऐसा सशक्त शासक नहीं बनता है कि जो दिल्ली की सत्ता को बरकरार रख सके, यानी कि दिल्ली की सत्ता बनी रहे, ऐसा कोई उत्तराधिकारी मुगलों का नहीं हुआ। तो अब वहां पे क्या होता है, विघटन चालू हो जाएगा। जो छोटे छोटे राज्य हैं वो मुगल सत्ता से या केंद्रीय सत्ता से या दिल्ली की सत्ता से स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे और छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ऐसा प्रयास देखेंगे। ऐसे प्रयास में आप देखेंगे तमाम राज्य, छोटे छोटे राज्य उभर के सामने आते हैं। जैसे आप देखेंगे हैदराबाद है, आपका बंगाल है, अवध है, मद्रास में मैसूर कह दीजिएगा। तो ये सब जो है छोटे छोटे राज्यों के रूप में स्वायत्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। यहाँ की शासन व्यवस्था, यहाँ की नवाबीगिरी, तो ये सब जो है धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो जाएंगे। हालांकि कुछ राज्य इसमें से ऐसे रहेंगे जो केंद्रीय सत्ता को स्वीकार करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। कहेंगे तो हम जो है केंद्रीय सत्ता को मान रहे हैं, मुगल बादशाह को मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे और स्वतंत्र कार्य प्रणाली को अपनाएंगे। जो भी उनके देशी या विदेशी संबंध होंगे उसके लिए वो स्वतंत्र होंगे। समझ में आए? तो यहाँ पे हम जो है आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें पढ़ेंगे,
इसको जो है हम लोगों ने यहाँ पे एक आउटलाइन इसकी खींची है। आप हमारे पीछे हमारे व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं कि हमें पढ़ना किस तरीके से है, क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीजें हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है। ऐसा इसलिए हमने किया है ताकि कुछ लोग हमको सुझाव दिए, हमारे कुछ साथी या मित्र हमको सुझाव दिए, हमें वो सुझाव पसंद आए और हमको भी अच्छा लगा कि लिखने में प्राय समय ज्यादा व्यतीत हो जाता है और कम्युनिकेशन आपसे नहीं हो पा रहा था। तो हमने थोड़ा सा पैटर्न अपना जागृति के बजाय जो है इतिहास में बदला है। पैटर्न हमारा तरीका होगा कि हम जो है व्हाइट बोर्ड पर पहले, हालांकि इसमें हमें ज्यादा समय स्वयं पे लगाना पड़ेगा कि हमें पहले से इस चीजों को लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद उन चीजों को व्याख्या करना पड़ेगा। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये कठिन काम होगा, क्योंकि अब हमें लिखने का मतलब ये है कि हमको इसके लिए समय देना पड़ेगा। आधा घंटा 45 मिनट हम इसमें समय व्यतीत करेंगे, फिर आप लोगों को इसकी व्याख्या करेंगे। इसमें हमें जो है जस्ट डबल हो जाएगा हमारा काम। हालांकि अब आप लोगों की भलाई के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं कि हम अपने समय को जो है जस्ट 2 गुना करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास होगा। हालांकि हमारा प्रयास होगा कि हम वीडियो आप लोगों को पहुंचाते रहें, लेकिन समय के अभाव में या थोड़ा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड ना कर पाए। फिलहाल हम जो है इसको अभी ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो इसमें ये समझ के चला जा रहा है कि आपको जो भी वीडियो मिलेगा ऑथेंटिक होगा और वो वीडियो जो होगा वो कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू का मतलब होगा उसके जो भी क्रम है वो अपने अनुक्रम में सुनिश्चित होंगे, उसमें कोई आगे पीछे वाली बात नहीं होगी, ये वीडियो आगे होकर पीछे हो गया, ऐसा कोई नहीं होगा। तो आप लोग जो है उसी क्रम में अपने नोट्स को बनाते चलिएगा, चीजों को रिवाइज करते चलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, रिवाइज करना, रिवीजन बड़ा जरूरी होता है किसी भी परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे जो है आज हम लोग जो है प्रस्तावना ही है एक तरीके का कि हम पढ़ने क्या क्या चीज है, क्या आपको पढ़ने हैं, उनके बारे में जो है हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है और उसको आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास हमने ऊपर लिखा है। तो आधुनिक भारत का इतिहास का मतलब है कि हम जो है यहाँ पे कहानी जो पढ़ने वाले हैं, ये आप मान के चलिएगा कि हम यहाँ पे 1760 यानी कि 1760 से 1885 तक यहाँ तक की कहानी को हम पढ़ने वाले हैं। कहानी का मतलब इतिहास है। तो 1760 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इसके बीच का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इस चीज का जिक्र करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे कि नए स्वायत्त राज्यों की स्थापना हो जाती है, यानी कि मुगल सत्ता पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, कमजोर हो रहा है। औरंगजेब जो एक शक्तिशाली अंतिम शासक था, वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं सब एकदम विलासी प्रवृत्ति के हैं, कमजोर हैं, शासन सत्ता उनसे चल नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि और जो भी छोटे छोटे राज्य हैं वो केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे। तो यही स्वतंत्र होने के प्रयास में कुछ राज्य उभर के आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि भारत में हैदराबाद एक राज्य उभर के आया, हैदराबाद के बाद जो है बंगाल स्वतंत्र होता है। बंगाल के बाद आप देखेंगे कि अवध भी स्वतंत्र हो जाता है, फिर मैसूर भी स्वतंत्र होता है, केरल यानी कि त्रावणकोर था वो भी स्वतंत्र हुआ, रोहिलखंड भी स्वतंत्र होगा, पंजाब होगा और मराठा फाइनली जो है या लास्ट में जो है वो मराठा भी स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक, तो हम पहले सभी स्वतंत्र राज्यों को देख लेंगे कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए हैं।
अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? हम जब इसकी पढ़ाई चालू करेंगे, जब हम पढ़ाने वाले होंगे, यानी कि कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो हम भारत का एक मैप बनाएंगे। वो भारत बनाएंगे जो 18वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 18वीं शताब्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि 18वीं शताब्दी का भारत कैसे बनाएंगे? जी हाँ, यहाँ हम बांग्लादेश जो आज हमारा पार्ट नहीं है, या पाकिस्तान वो भी हमारा आज का पार्ट नहीं है, तो हम इसको जो है अपने मैप में समग्र रूप से दिखाने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसको भी बनाएंगे। हालांकि ये बहुत कठिन काम है कि राज्यों को दर्शा देना कौन से राज्य कहाँ पे है, ये तो बड़ा जटिल काम है। क्योंकि जटिल या जटिलता इसलिए आ जाती है कि ये राज्य जो है अपनी सीमाएं भी कुछ निश्चित नहीं है। अगर इनकी सीमाएं निश्चित होती तो जाहिर सी बात है इनके सीमांकन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनकी सीमांकन कुछ निश्चित नहीं है। यानी कि आप देखेंगे कि युद्ध के माध्यम से राज्यों को सुबह देखेंगे कुछ राज्य है तो शाम को देखेंगे कुछ हो जाएगा, यानी कि उनकी सीमाओं में फेरबदल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई भी राज्य की सीमा नहीं खींची जा सकती थी। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि उनको अनलोकेट करें कि देखिए भाई इसकी ये सीमा है, अब उसमें घट बढ़ सकता है, क्योंकि युद्ध लगातार हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं, कुछ प्रदेश जीते जा रहे हैं, कुछ प्रदेश हारे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राज्य की सीमाओं में लगातार क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी राज्य की सीमा को निर्धारित करना संभव अभी नहीं है, क्योंकि जैसा आज का भारत है, आज भारत के जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी सभी सीमाएं निश्चित है ना भाई, निश्चित है कौन सी सीमा किससे लग रही है क्या है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि वहां पे संघर्ष हो रहे थे, एक राज्य दूसरे राज्य से टकरा रहे थे, कोई राष्ट्र की भावना नहीं थी कि हम एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र के लोग हैं, इस प्रकार वो अपने राज्य को ही देश मानते थे कि एक अगर स्टेट है, एक छोटा सा चाहे कोई देशी रियासत हो या कोई छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, तो उसको अपना देश मानते थे कि हमारा देश है। उनके दिमाग या उनकी सोच या उस समय की बात जो है इतना नहीं विस्तृत थी कि नहीं पूरा इंडिया ही हमारा या पूरा भारत ही हमारा देश है, ऐसी कोई भावना थी नहीं। ये वाली भावना तो आप देखेंगे बाद में क्रिएट होगा जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा, लोगों में धीरे धीरे चेतना आएगी, नहीं भारत अपना पूरा देश है, राष्ट्र की भावना जागृत होगी, अभी नहीं है। ठीक, तो हम ऐसा भारत बनाने का प्रयास करेंगे और समझाएंगे, दिखाएंगे कहाँ हैदराबाद है, कहाँ पे कर्नाटक है। अभी कर्नाटक भी छोटा सा है, कर्नाटक भी ये मिलेगा कर्नाटक। अब आप देखेंगे आज जहाँ कर्नाटक है उस समय कर्नाटक जो है आप पूर्वी तट के किनारे देखेंगे तो वहां कर्नाटक चला गया है। ठीक है, तो बड़ा अंतर हो गया है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हैदराबाद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये विषय, इसलिए इसको हम थोड़ा सा मैं इस हमारे से चीजों को पढ़ा, बहुत ज्यादा उलझन रहती है ना, बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि कहाँ पे हम लोगों से गलतियां होती हैं, तो हम उन गलतियों पर एक ध्यान जरूर देंगे कि गलतियां कम से कम हो। हालांकि हमें नहीं कहेंगे कि गलतियां 100% दूर कर लिया जाए, तो 100% दूर नहीं होगी, लेकिन ऐसा प्रयास किया जाएगा कि 100% के करीब पहुंचे कि दूर हो जाए। तो यहाँ पे हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, केरल, रोहिलखंड, पंजाब, मराठा, ये सब तो राज्य हैं जो स्वतंत्र हुए हैं। किससे स्वतंत्र होंगे? मुगल बादशाह केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, आपने देखा कि भारत में जो है सबसे पहले यूरोपी, अब पूरा यूरोप है तो हम यूरोपियन बोलेंगे। अब यूरोपियन में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, उन देशों में जो है जैसे जो आए हमारे यहाँ सबसे पहले पहुंचे पुर्तगाली पहुंचे, तो पुर्तगालियों को देखेंगे। इसके बाद डच आते हैं, डचों को देखते हैं। फिर इसके बाद जो है
ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड वाले आएंगे, उनके आगमन को हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो है डेनिश आएंगे, डेनिशों को भी देखेंगे। लास्ट में या फाइनली जो है वो फ्रांसीसी आएंगे, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। वो स्वयं आएंगे और अपनी व्यापारिक कंपनियां भी स्थापित करेंगे, उन कंपनियों के क्रम को भी देखेंगे। उनके आगमन का क्या क्रम है, ध्यान दीजिए कि उन यूरोपियों के आगमन का क्या क्रम है उसको देखना है। भारत में वो अपनी कंपनियां स्थापित कर रहे हैं, उनका अपना क्रम है, तो इस चीज को हमें देखना है। यहाँ पे हमने जो है भारत में यूरोपियों के आगमन के पुर्तगालियों को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली भारत में आए, ठीक। इसके बाद डचों का आगमन देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई, उसको देखेंगे। फिर डेनिशों को देखेंगे, फिर फ्रांसीसी को देखेंगे। यहाँ हम ऐसे नहीं देखेंगे कि डेनिश क्या डेनिश है, नहीं। जब आप चीजों को मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ये सब हम मैपिंग करके चीजों को बताने का जो है आपको पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे। शायद आप लोगों को बातें अच्छी लगे। यहाँ में अंग्रेजों का भारत विजय हमारा अगला जो चैप्टर होगा, इसलिए एक जो है ये अध्याय अपने आप में है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। अपने आप में एक अध्याय है और उस अध्याय को हम टॉपिक वाइज बांटेंगे और टॉपिक वाइज हम चीजों को समझेंगे। भाई इतनी सारी चीजें एक बार में नहीं बताई जा सकती हैं, समझ में आ रही बात। और जब बातें अगर एक बार में बताई नहीं जाएगी तो उनको हमें खंडों में बांटना पड़ेगा और खंड वाइज आप लोगों को पढ़ना है। तो जैसे अंग्रेजों का भारत विजय, चूंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे संघर्ष भी होंगे, संघर्षों को हम लोग देखेंगे। जैसे संघर्ष में देखिए आप यूरोपीय कंपनियों के संघर्ष। पहली बात तो यूरोपीय कंपनियां जो आई हैं वो खुद ही आपस में ही भारत में पहले संघर्ष करेंगी, उनमें युद्ध होगा और युद्ध के पश्चात जो है फिर उसमें आप युद्ध में होता क्या है, जो भाई सबल रहता है, जो शक्तिशाली है वही सर्वाइव कर पाता है, वही जीतता है, वही शासन सत्ता स्थापित करेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि संघर्ष में कौन जीतने वाला है। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष होगा। हालांकि अंग्रेजों का बहुत लोगों से संघर्ष होगा, डचों से भी होगा, डेनिशों से भी होगा, पुर्तगालियों से भी होगा, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पे अंग्रेज फ्रांसीसियों का एक भयंकर संघर्ष होगा, लंबा संघर्ष चलेगा। इन संघर्षों को हम पढ़ेंगे, जो आप देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाएगा। कर्नाटक युद्ध लड़े जाएंगे, कर्नाटक की 3 युद्ध लड़े जाएंगे। तीनों युद्धों को हम लोग देखेंगे किस तरीके से भारतीय राज्य अंग्रेज फ्रांसीसी त्रिगुट होकर के जो है ये कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाएगा, इसको अंजाम देते हैं। उसके क्या कारण रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ा, उन चीजों को हम लोग विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अंग्रेजों की सफलता, इन संघर्षों के बाद अंग्रेज की सफलता के क्या क्या कारण थे इसको देखेंगे। और साथ में फ्रांसीसी अगर हारे या फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी सत्ता को नहीं जमा पाया तो उसके क्या रीजन रहे, इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद बंगाल अधिग्रहण, अंग्रेज भाई क्योंकि जीत चुके हैं, भारत में उनका कब्जा धीरे धीरे हो रहा है, अभी नहीं हुआ है। धीरे धीरे होने का मतलब है वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांस को हरा चुके हैं। अब बंगाल पे वो अधिग्रहण करेंगे, यानी कि बंगाल को अपने कब्जे में लेंगे। सबसे पहले उनका जो है बंगाल में कब्जा होगा। तो बंगाल का कब्जा कैसे करेंगे, तो प्लासी का युद्ध लड़ेंगे। आप देखेंगे 1757 में प्लासी का युद्ध चालू होगा, लॉर्ड क्लाइव होगा। तो हम चीजों को पढ़ेंगे। इधर आप देखेंगे कि मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, ये सब लोग रहेंगे वहां की कहानियों को। फिर इसके बाद हम लोग बक्सर की लड़ाई को पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। फिर 1764 में देखेंगे बक्सर का युद्ध हो जाएगा, तो बक्सर के युद्ध को भी पढ़ेंगे, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। बक्सर के युद्ध के बाद आप देखेंगे कि उसका एक परिणाम निकलता है। परिणाम क्या निकलता है कि इलाहाबाद की संधि की जाती है। अब इस संधि में तीन लोग मौजूद रहेंगे। इधर अंग्रेज गुट रहेगा,
उधर आते हैं कि इसमें जो दिल्ली में कमजोर हो चुकी मुगल सत्ता भी इसमें शामिल हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब वगैरह भी इसमें शामिल रहेंगे। उन चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जब इलाहाबाद की संधि हो जाती है तो क्लाइव द्वारा जो है बंगाल वाले क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया जाता है। अब द्वैध शासन क्या है हम इसको पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि जितना दिन क्लाइव रहता है, यानी कि आप मान के चलिए कि 1772 तक जो है ये द्वैध शासन लागू रहेगा। इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आता है, वारेन हेस्टिंग्स इसको जो है समाप्त करेगा। द्वैध शासन के बारे में हम लोग अलग से विधिवत जानकारी रखेंगे। फिर हम थोड़ा सा यह विराम लगा के यानी कि मामले को रोक करके आगे हम मैसूर वाले को चर्चा करेंगे। मैसूर का क्या हाल है? मैसूर का मतलब हैदराबाद से नीचे यानी कि तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है वो मैसूर कहला रहा। जो आज का कर्नाटक है वो मिला के वहां मैसूर है। तो वहां मैसूर में हैदर अली एक उभरती हुई शक्ति थी, उसके बारे में देखेंगे। फिर हैदर अली ने वीरता पूर्वक 2 युद्धों को आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, उसको देखेंगे। फिर हैदर अली का एक पुत्र टीपू सुल्तान होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कमान इसके हाथ में आ जाती है, क्योंकि हैदर अली जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हम समझो को 1782 में हम वहां से पढ़ेंगे टीपू सुल्तान। पूरी टीपू सुल्तान की कहानी को जो है हम लोग पूरे ओवरऑल यहाँ पे पढ़ेंगे। फाइनली 1799 में टीपू सुल्तान मारा जाएगा और फिर पूरी तरीके से मैसूर पर किसका कब्जा हो जाएगा? अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है फिर वही संघर्ष हम लोग पढ़ेंगे, अंग्रेज मराठा संघर्ष। अंग्रेज मराठा संघर्ष में हम 3 महत्वपूर्ण युद्धों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 युद्ध किए जाएंगे, तीनों युद्ध के बारे में। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। इसके बाद फाइनली क्या होता है कि पुणे में जो है एक संधि होती है, पूना संधि। इस चीज को हम समझेंगे। पेशवा का अंत कर दिया जाएगा। आप देखेंगे 1818 लास्ट में जो है पेशवा का अंत कर दिया जाएगा, ठीक। वहां चीजों को हम देखेंगे। फिर इसके बाद जो है आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में हम लोग देखेंगे। आंग्ल सिख संघर्ष मतलब पंजाब वाले क्षेत्र में हम लोग चलेंगे, वहां पे संघर्ष देखेंगे। रणजीत सिंह को देखेंगे और रणजीत सिंह के द्वारा जो है आंग्ल सिख युद्ध यानी कि 2 युद्ध वहां पर किए जाएंगे। उन युद्धों को हम लोग देखेंगे। इस चीज से यहाँ पे आप लोग कन्फर्म हो लीजिए। इसके बाद हम पुनः जो है यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो है हमारा अगला जो अध्याय चालू हो जाएगा यहाँ पे भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। देखिए अब जो है पूरी तरीके से भारत में लगभग देशी रियासतों को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में अंग्रेजों का एक छत्र शासन कायम हो चुका है, ठीक। अब वो ब्रिटिश शक्ति का अपने क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। और विस्तार में देखिए कौन कौन सी प्रणाली संधि क्या क्या अपनाते हैं, कौन सी नीतियां लाते हैं। लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन प्रणाली। तो हालांकि हमने द्वैध शासन प्रणाली को पहले ही यहाँ स्टडी कर लेंगे और कहीं ना कहीं वो भी तो रहा है कि उनकी विस्तार पढ़ रहे थे। हम तो विस्तार देखेंगे, मेरे तो विस्तार कैसे भारत में हो गया है इस चीज को देखेंगे। उनकी शक्ति का विस्तार कैसे हुआ है इस चीज को देखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि आती है। सहायक संधि के माध्यम से कैसे राज्यों को ब्रिटिश राज में मिलाया जा रहा है इस चीज को। लॉर्ड डलहौजी की राजभर की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स को भी हम लोग देखेंगे। और फिर देशी रियासतों के प्रति अंग्रेजों की क्या नीतियां थी इसको हम देखेंगे, जैसे घेरे की नीति, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इस चीज को यहाँ पे देखेंगे। सारी चीजों को देखने वाले हैं। भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीतियां, जब उन्होंने राजनीतिक प्रशासनिक स्थितियों को सुदृढ़ कर लिया भारत में, इसके बाद अब हम लोग आर्थिक नीतियां, ठीक है, आर्थिक नीतियां, हालांकि ये सब नीतियां एक ही साथ चल रही हैं। सारी की सारी नीतियां जितनी भी, चाहे उनकी राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक सुधार की, सभी नीतियों को वो एक साथ। वैसा नहीं कि पहले राजनीतिक वाली नीति चालू कर दें फिर इसके बाद जो है आर्थिक वाली नहीं।
सब एक साथ में रन कर रही है, लेकिन हम एक साथ में चीजों को नहीं पढ़ सकते हैं, उनको हमें क्रम में बनाना पड़ेगा। भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को देखेंगे। आर्थिक नीतियों में हम निवेशवाद के चरणों को देखेंगे। यहाँ पे 3 चरणों को हमें पढ़ना है, उन चरणों को पढ़ेंगे। भू राजस्व की क्या व्यवस्था थी, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जागीरदारी, महालवाड़ी, इस्तमरारी और रैयतवाड़ी, इस सभी व्यवस्थाओं को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इस चीज को जानते हैं। धन का बहिर्गमन सिद्धांत, भारत से जो है धन जा रहा था ब्रिटेन को, इस सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसे धन का बहिर्गमन सिद्धांत। विऔद्योगीकरण, हमारे उद्योगों को नाश किया जा रहा था, भारतीय उद्योगों का सर्वनाश किया जा रहा था, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है कुछ नए उद्योगों का ब्रिटेन में और भारत में भी कुछ नए उद्योगों की स्थापना की जा रही थी, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। फिर हम लोग पहुंचेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के हम कारणों पर प्रकाश डालेंगे, कौन कौन से कारण रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखेंगे, राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ सामाजिक कारण होते हैं, कुछ आर्थिक कारण होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ तात्कालिक कारण होते हैं, उन कारणों को हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ तक पहुंचती है, इस बात पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कहाँ तक इसका विस्तार होता है 1857 की क्रांति, उन सारे क्षेत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। असफलता, अगर 1857 की क्रांति, हालांकि मैं असफल नहीं कहूंगा, फिर भी किताब में अगर दिया गया है तो हम उसके असफलता के कारणों पर भी प्रकाश डालने वाले। क्या क्या जो है असफलता के कारण रहेंगे, महत्व उसका क्या निकला, ठीक है, क्या महत्व रहा है, और इसके परिणाम पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। परिणाम क्या निकलेगा, इस बात में हम लोग भी चर्चा करेंगे, इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। प्रमुख भारतीय विद्रोह, अब देखिए सिलसिला जो है विद्रोहों को चालू हो जाएगा, ठीक है। भारत के द्वारा ब्रिटिशों के प्रति जो विद्रोह किया गया है, उस विद्रोह को पढ़ेंगे। कुछ तो भारतीय यानी कि जनता के द्वारा ब्रिटिशों के प्रति विद्रोह किया जाता है, उस विद्रोह को पढ़ेंगे। जनजातीय का मतलब जो हमारे यहाँ जंगलों वनों में, ठीक है, वहां पे निवास करने वाली आदिम जातियां थी, वो भी विद्रोह करती हैं, उन विद्रोहों को पढ़ेंगे। कौन कौन जनजातियां ब्रिटिशों के खिलाफ जो है विद्रोह की है, इस चीज को हम देखेंगे। और सबसे बड़ा विद्रोह तो कृषक विद्रोह, यानी कि किसानों के द्वारा भी विद्रोह किया जाता है, इस विद्रोह को हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। इसको सिलसिलेवार से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो है आधुनिक भारत के इतिहास में क्या चल रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम देखेंगे कि हिंदू संप्रदाय या हिंदुओं की तरफ से कितने जो है किसने जो है सामाजिक धार्मिक सुधार में भाग लिया था, उन चीजों को हम पढ़ेंगे। जैसे आप ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। मुस्लिमों के आप देखेंगे, मुस्लिमों की तरफ से जो है ये भी यहाँ भी जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। जैसे आप देखेंगे कि हमारा जो अलीगढ़ आंदोलन था, बहावी आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है, इस चीजों को देवबंद आंदोलन है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। दलितों के द्वारा भी जो है आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सत्यशोधक समाज वगैरह, पारसी सिख से संबंधित जो भी आंदोलन अपने समाज और धर्म की सुधार के लिए किए जा रहे हैं, उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है, भारत में लोगों के मन राजनीति के प्रति लोग जागृत हो रहे हैं कि राजनीति में भी हमारे हस्तक्षेप होने चाहिए, इसी भावना का विकास हो रहा है। यानी कि लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। कोई यहाँ से जाके ब्रिटेन में ही पढ़ रहा है, वहां के नॉलेज को इकट्ठा कर रहा है, तो समझ रहा है कि भारत में अंग्रेज पढ़े लिखे हैं, और फिर जो है भारतीयों को भी पढ़ा
इंग्लैंड में वहां जाके पढ़ा, फिर उन्होंने कंपेरिजन किया। देखिए ब्रिटेन वाले जो है वो भारत पे किस तरीके से अपना उपनिवेश जमाए हैं, कैसे हमारा शोषण कर रहे हैं। एक दिमाग में बात आती है, चेतना का विकास होता है, उनकी दिमाग में इस तरीके का उपज होती है कि नहीं, हमें भी भारत में जो है इस तरीके का शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार करना चाहिए और समाचार पत्रों को जो है प्रमोट करना चाहिए। समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाई जानी चाहिए लोगों तक, ठीक है। तो चीजों को यहाँ पे देखें कि समाचार पत्रों का क्या हालचाल रहता है, कैसे समाचार पत्रों को भी जो है उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो है इसको दबाया बुतरा जाता है कि ना प्रकाशन हो, फिर भी उनके बीच में किस तरीके से कई कई समाचार पत्र बदलते रहते हैं, क्या उनकी नीतियां लाई जाती हैं। बहुत सारी चीजों को हम यहाँ समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, इनमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, आप देखेंगे कांग्रेस बनने के पूर्व बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हो गई थी। जैसे बंगाल में कुछ संस्थाएं बनी थी, बंबई में बनी है, मद्रास में बनी है, यहाँ तक कि आप ब्रिटेन और इंग्लैंड में देखेंगे वहां पर भी कुछ संस्थाएं कांग्रेस से पूर्व बन चुकी हैं जो भारत की लड़ाई में शामिल है। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। इतने टॉपिक, इतने हम जो है इसमें इतने अध्याय को फिर इसमें उपखंडों में हम जब विभाजित करेंगे तो ये पूरा आपका आधुनिक भारत, हालांकि इसमें हमारा प्रयास होगा कि कम से कम वीडियो में जो है इसको हम चीजों को पूरा करें, लेकिन फिर भी लगभग आप मान के चलिए कि 50+ वीडियो जाएगा, ठीक है। 50+ वीडियो होगा तो 50 वीडियो के ऊपर जो है जाएगा, तो हम इसको जो है प्रयास करेंगे कि हमारी क्लासेस लगभग जो है 1 घंटे की हो, ठीक है। 1 घंटे की पर डे क्लास होगी। हालांकि इससे अगर थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि 1 घंटे तक का हम क्लास को लें। और हमारा जो पढ़ाने की रणनीतियां होंगी, पढ़ाने की रणनीतियों में हमने जैसा पहले बताया कि हमारा प्रयास ये होगा कि हम चीजों को जो है पहले व्हाइट बोर्ड पर लिख लेंगे, फिर उन चीजों को जो है हम यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, और हम जो है ऐसी ही देसी भाषाओं में, अपनी भाषाओं में चीजों को सरलता से पढ़ने का या पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि चीजें आप लोग समझ जाइए। समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और फिर जो है आप अपने नोट्स में अपने तरीके से उसको उतार लीजिए, उसको लिख लीजिए, अपने तरीके से आप लिखिए, समझिए इधर से, क्योंकि हमारा प्रयास होगा तो उसको हम चीजों को तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताएं, खंडों में बताएं, ताकि उसका कनेक्शन आप तक हो जाए। हमारा यही प्रयास होगा इसमें। तो ये चीजें हम पढ़ाने का एक जो तरीका है, शैली हमारी रणनीतियां हैं, उसको हम लोग जो है इसी तरीके से पढ़ाएंगे। सबसे पहले एक स्लाइड पे हम लोग जो है इसको पूरी तरीके से महत्वपूर्ण जो चीजें होंगी उसको हम इसी व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया करेंगे, फिर आपको जो है उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया करेंगे। तो हमारी ये पढ़ाने की शैली या पढ़ाने का जो तरीका है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इससे क्या होगा कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। हालांकि हम पढ़ाएंगे जरूर, ठीक, चीजों को पढ़ाते रहेंगे। आप लोग का प्यार दुलार मिलेगा तो हमें और भी उत्साह मिलेगा, और हम निश्चित रूप से जो है कुछ बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलेंगे। हम लोग मिलते हैं इसके पहले, कल मिलेंगे इसके पहले क्लास के साथ, और यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले हैदराबाद, बंगाल और ये सब चीजों को पढ़ेंगे कि नए राज्य कैसे बने। आप लोग भी अपने तरीके से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, चीजों को एक बार अगर पढ़े रहेंगे तो आसानी होता है। पहले आप लोग स्वयं से बुक वगैरह रखे ही होंगे, तो उन किताब से जो है उन बुकों से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में कुछ इंटरेस्ट आए। देखिए बगैर इंटरेस्ट के काम नहीं चलेगा, जब तक आपकी रुचि ना होगी ना तब कहाँ पढ़ाई हो पाएगी। पहले आप स्वयं में अपने आप में पढ़ने के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा करें, वही इंटरेस्ट आपको जो है आगे ले जाएगा। और चीजों को पढ़ने से क्या होगा कि यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा बातों का नॉलेज हो, ज्ञान हो। तो हम लोग पढ़ाई इसलिए भी पढ़ सकते हैं कि हमें
चीजें बहुत ज्यादा जानकारी हो। पढ़ना जो है एक समझ लीजिए हॉबी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज होती है पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई आप लोग करते रहिए और पढ़ते रहिए और बहुत गहराई से चीजों को जानते रहिए। इसी के साथ जो है हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि आज हमने वैसे कुछ नहीं पढ़ाया, नहीं तो समझिए बहुत कुछ पढ़ाया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आपको बहुत सारी बातों को बताया। हमने उन ट्रेंड को तैयार किया, उन चीजों को बताया जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। और इसी क्रम में हम चीजों को पढ़ते चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। तो हम लोग मिलते हैं अपने पहले क्लास के साथ, कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।